गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट हमने पढ़ लिया था SN2 अभिक्रियाएं। अब हम पढ़ते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर SN1 व SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ना है। अब हमें देखना है किन परिस्थिति में तो SN1 रिएक्शंस होगी, किन परिस्थिति में SN2 रिएक्शंस होगी। क्लियर है? अब तक तो आपने पढ़ लिया SN1 ये है, SN2 ये है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको ये देखना है कब तो SN1 होगी और कब SN2 होगी। तो हम सबसे पहला कारक लेते हैं एल्किल हैलाइड की प्रकृति। क्या लेते हैं भाई? एल्किल हैलाइड की प्रकृति। सबसे पहला कारण तो ये लेते हैं। एल्किल हैलाइड की प्रकृति की अपन बात करें तो एल्किल हैलाइड की प्रकृति में क्या होता है? आपने कहा SN1 अभिक्रिया, तो SN1 अभिक्रिया के प्रति RX की क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है आपके 3 डिग्री की। किसकी होती है बेटाओ? सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? 3 डिग्री होता है। उससे कम कौन होता है? 2 डिग्री होता है। और उससे कम कौन होता है? 1 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री होता है तो उससे कम आपने ये ले लिया, 1 डिग्री ले लिया। और सबसे कम कौन होता है? CH3 और X होता है। इसे हम कहते हैं मानक 1 डिग्री। तो SN1 अभिक्रिया के प्रति RX की क्रियाशीलता क्रम ये होता है। ओके, क्या कहा मैंने? SN1 अभिक्रिया के प्रति RX की क्रियाशीलता क्रम ये होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री और फिर होता है मानक 1 डिग्री। जबकि अगर अपन देखें तो SN2 अभिक्रिया के प्रति RX की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा वो देखिएगा। ओके, तो अपन जानते हैं SN2 अभिक्रिया के प्रति इसका उल्टा है SN1 का। मतलब सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो मानक 1 डिग्री है। क्लियर? उससे कम 1 डिग्री है। क्लियर? उससे कम 2 डिग्री है। उससे कम 3 डिग्री है। ये है इनकी क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री है। तो सबसे कम क्रियाशीलता जो है SN2 अभिक्रिया में वो 3 डिग्री की है और सबसे अधिक क्रियाशीलता जो है वो 1 डिग्री और मानक 1 डिग्री। तो बोला 3 डिग्री तो SN2 रिएक्शन देगा ही नहीं। यहाँ जो अधिक क्रियाशीलता है, सबसे अधिक क्रियाशीलता 3 डिग्री की और सबसे कम 1 डिग्री की है। तो जब डिग्री आ रही हो तो देखिए यहाँ पर जब आपको 1 डिग्री दे रखा है तो रिएक्शन होगी SN2 से। क्लियर है? क्या कहा मैंने भाई? 1 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील किसमें है? SN2 अभिक्रिया में है। तो जब 1 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील SN2 अभिक्रिया में है तो ये सबसे अधिक क्रियाशील होगी। क्लियर? SN2 में। जबकि अगर 3 डिग्री है तो फिर क्रियाशीलता किसमें ज्यादा होगी? SN1 में। तो जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो SN1 रिएक्शन देगा और जब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो SN2 रिएक्शन देगा। अब बचा कौन? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बचा। तो यदि यहाँ पर ध्रुवीय माध्यम है, कैसा माध्यम है? ध्रुवीय है तो SN1 और अध्रुवीय है तो कौन सी आएगी आपके? SN2। क्लियर? तो जब 2 डिग्री आए तो आपको देखना है कि ध्रुवीय या अध्रुवीय कौन सा है। तो ये है एल्किल हैलाइड की प्रकृति। कि आप सामान्य से देख के क्या बता सकते हो? ठीक है, सामान्य देख के बता सकते हैं कि जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आएगा तो SN1 रिएक्शन है देगा और जब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आएगा तो SN2 रिएक्शन देगा।
और जब 2 डिग्री आएगा तो आपको देखना है कि वहां पे ध्रुवीय या अध्रुवीय है। तो अगर ध्रुवीय माध्यम है तो SN1 और अध्रुवीय माध्यम है तो आएगा SN2। ये आ गई आपके पहला कारक एल्किल हैलाइड की प्रकृति, समझ में आई। इसी प्रकृति में यदि अपन आगे देखें कि यदि यहाँ पर मान लो बेंजीलिक हैलाइड हो या एलिलिक हैलाइड हो, क्या हो, बेंजीलिक हैलाइड हो या एलिलिक हैलाइड हो, तो हमेशा ध्यान रखना उसमें बनने वाला कार्बोकेटायन तो मोर स्टेबल होता है, तो SN1 की रिएक्टिविटी तो आई होगी, बट वहां 1 डिग्री होने के कारण वो SN2 रिएक्शन अधिक देगा। क्लियर? कैसे? जैसे आपने यहाँ ले लिया, ये ले लिया एरिन हैलाइड CH2 और Cl, और ये ले लिया आपने एलिल हैलाइड CH2 और Cl। ये तो हो गया बेंजीलिक हैलाइड, मतलब इसका नाम क्या है, बेंजीलिक हैलाइड में कौन सा हैलाइड है, बेंजील क्लोराइड है, और इसका नाम क्या है, एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड है। और जब ये दोनों आ जाएं तो यहाँ से बनने वाला कार्बोकेटायन दोनों में स्टेबल होता है, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस होता है, तो SN1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री के कारण ध्यान रखना SN2 अभिक्रिया जो है वो ज्यादा होगी किससे, SN1 की तुलना में। तो जब यहाँ पर ये ऐसे आ रहे हैं, बेंजील क्लोराइड आ रहा है या एलिल क्लोराइड आ रहा है, तो आपको कौन सी रिएक्शन देनी है, SN2 अभिक्रिया देनी है। कौन सी देनी है आपको, SN2 अभिक्रिया देनी है। कोई कंफ्यूजन? चलिए और देखिए अपन यहाँ पर, ये तो हो गया SN2 अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की प्रकृति हो गया। अगर 3 डिग्री है तो SN1, 1 डिग्री है तो SN2, 2 डिग्री है तो देखना माध्यम कौन सा, ध्रुवीय है तो SN1, अध्रुवीय है तो SN2। क्लियर? और अगर बेंजील क्लोराइड है, बेंजील हैलाइड है तो SN2 होगी, और एलिल हैलाइड है तो भी SN2 होगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अपन यहाँ पे देखें, ये तो हो गया आपका पहला कारक, कौन सा, एल्किल हैलाइड की प्रकृति, कि कौन सा एल्किल हैलाइड होने पर कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है नाभिक स्नेही की सांद्रता, नाभिक स्नेही की सांद्रता। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट है कि नाभिक स्नेही की सांद्रता का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो देखिएगा। तो अपन जानते हैं SN1 अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग बराबर होता है K इंटू RH। ये केवल RH पर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, नाभिक स्नेही पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? जबकि SN2 अभिक्रिया का जो वेग है, SN2 अभिक्रिया के लिए अपन बात करें, अभिक्रिया के लिए अपन बात करें तो SN2 अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग होगा वो कितना होगा, K इंटू RH इंटू NU माइनस होता है। तो आप इन दोनों वेग नियमों को देखें, ये SN1 अभिक्रिया का वेग नियम है और ये SN1 अभिक्रिया का वेग नियम है, और ये SN2 अभिक्रिया का वेग नियम है। इन दोनों वेग नियमों में आप देखें तो एक चीज कॉमन है, RH तो कॉमन है, लेकिन यहाँ नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड करता है SN2 अभिक्रिया का वेग, और SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही सांद्रता का कोई पद है ही नहीं, और पद नहीं है तो SN1 अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जब भी आप नाभिक स्नेही की सांद्रता में वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे, जब भी आप नाभिक स्नेही की सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो SN1 अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो निर्भर ही नहीं करती नाभिक स्नेही सांद्रता पर। क्लियर? जबकि SN2 अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी, क्योंकि SN2 अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर अपन बात करें, अगला आता है नाभिक स्नेही की सामर्थ्य है, कि भाई नाभिक स्नेही की सामर्थ्य क्या है और नाभिक स्नेही की प्रकृति क्या है। क्लियर? तो तीसरा पॉइंट आता है आपके
नाभिक स्नेही की प्रकृति। नाभिक स्नेही की प्रकृति का मतलब है कि भाई नाभिक स्नेही कहाँ स्ट्रांग है, मतलब प्रबल है, और कहाँ दुर्बल है। तो उसकी प्रबलता और दुर्बलता को अपन कहते हैं नाभिक स्नेहिता। क्या कहते हैं भाई? नाभिक स्नेहिता। तो किसकी नाभिक स्नेहिता ज्यादा होगी और किसकी कम होगी वो देखना है आपको। तो नाभिक स्नेहिता का मतलब क्या होता है? जब कोई नाभिक स्नेही जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है। क्या कहा मैंने भाई? नाभिक स्नेही होता है आपके Nu-। अब या तो इस पे लॉन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो जितनी आसानी से लॉन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, वो उतना ही प्रबल नाभिक स्नेही होगा, और जितनी कठिनाई से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा ये उतना ही दुर्बल नाभिक स्नेही होगा। क्लियर? अब अपन बात करें सामान्यतः जो ऋणायन होते हैं। क्या कहा मैंने? सामान्यतः जो ऋणायन होते हैं वो ऋणायन की जो नाभिक स्नेहिता होती है, ऋणायन की नाभिक स्नेहिता जो होती है उसके उदासीन अणु से अधिक होती है। तो मैंने क्या कहा? ऋणायन की नाभिक स्नेहिता उसके उदासीन अणु से क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर? उदासीन अणु से अधिक होती है वो देखना है अपन को। तो उदासीन अणु से अधिक होती है वो देखें अपन यहाँ। क्लियर? तो उदासीन अणु से अधिक होती है मतलब जैसे OH माइनस है तो इसकी नाभिक स्नेहिता जो होगी वो इसके उदासीन अणु H2O से अधिक होगी। तो H2O भी तो नाभिक स्नेही है, लॉन पेयर है ना भाई इस पे। क्लियर? आपने ले लिया SH माइनस ले लिया तो इसकी नाभिक स्नेहिता H2S से ज्यादा होगी। क्लियर? आपने यहाँ पे ले लिया RO माइनस ले लिया तो इसकी नाभिक स्नेहिता ROH से ज्यादा होगी। क्लियर? आपने यहाँ पे NH2 माइनस ले लिया तो इसकी नाभिक स्नेहिता NH3 से अधिक होगी। क्लियर? तो मतलब जो ऋणायन है उस ऋणायन की नाभिक स्नेहिता उसके उदासीन अणु से अधिक होती है। क्या कहा मैंने? ऋणायन की नाभिक स्नेहिता उसके उदासीन अणु से अधिक होती है। अगर उस पर लॉन पेयर है तो ये भी नाभिक स्नेही है उदासीन अणु में, तो इसकी नाभिक स्नेहिता जो होगी वो इसके उदासीन अणु से अधिक होगी। SH माइनस की नाभिक स्नेहिता R मतलब H2S से अधिक होगी। RO माइनस की नाभिक स्नेहिता ROS से अधिक होगी। NH2 माइनस की नाभिक स्नेहिता NH3 से अधिक होगी। ऐसे यदि अपन यहाँ देखें तो CH3COO माइनस की नाभिक स्नेहिता CH3COOH से अधिक होगी। आप हमेशा ध्यान रखना जब एक परमाणु पर ऋणावेश है और एक परमाणु पर लॉन पेयर है तो सेम परमाणु है भाई, यहाँ पर ऋणावेश ऑक्सीजन पर और यहाँ ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, तो ऋणावेश वाला की जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति होगी वो सर्वाधिक होगी। क्लियर है? इनसे अधिक होगी मतलब। और जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा देगा तो उसकी नाभिक स्नेहिता भी क्या होगी? अधिक होगी। तो नाभिक स्नेहिता किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रकृति पर डिपेंड करती है। जिसकी ज्यादा होगी उसकी नाभिक स्नेहिता भी ज्यादा होगी। जैसे RS माइनस है तो RS माइनस की नाभिक स्नेहिता आपके RSH से अधिक होती है। क्लियर? तो ये है कि ऋण आयन की नाभिक स्नेहिता उसके उदासीन अणु से क्या होती है भाई? अधिक होती है। कोई कंफ्यूजन? कोई है दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? तो ये तो है नाभिक स्नेहिता। अभी यहाँ पे हमने बात नहीं करी किसकी, यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं माध्यम की, अपन सिंपल केवल ये नाभिक स्नेही ले रहे हैं, उनमें बात कर रहे हैं। तो किसी भी ऋणायन की नाभिक स्नेहिता उसके उदासीन अणु से अधिक होती है। अब हम यहाँ पर देखें कुछ अणु ऐसे हैं जिनमें दाता परमाणु सेम है, और जब दाता परमाणु सेम है तो उनकी नाभिक स्नेहिता उनकी क्षारीयता के समानुपाती होती है। क्लियर? वे नाभिक स्नेही जिनमें दाता परमाणु समान होते हैं कि नाभिक स्नेहिता जो होगी वो नाभिक स्नेहिता किसके समानुपाती होगी?
उसकी क्षारीयता के समानुपाती होगी। तो इसकी नाभिक स्नेहिता जो है वो क्षारीयता के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी भाई? क्षारीयता के समानुपाती होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये देखिएगा यहाँ पर जो नाभिक स्नेहिता है वो उसकी क्षारीयता के समानुपाती है। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया RO माइनस ले लिया, HO माइनस ले लिया, CH3COO माइनस ले लिया। इन तीनों में दाता परमाणु O माइनस O माइनस O माइनस। अब इनकी हमें नाभिक स्नेहिता देखनी है तो मुझे इनकी क्षारीयता देखनी पड़ेगी। क्षारीयता के समानुपाती है। अब क्षारीयता जब आपको देखनी हो तो आपको क्या करना है? आपको पहले इनका संयुग्मी अम्ल बनाना है। और आपने 11th क्लास में पढ़ा कि भाई ब्रॉन्स्टेन लॉरी अवधारणा में आपने पढ़ा कि प्रबल अम्ल का क्षार दुर्बल होता है और दुर्बल अम्ल का क्षार प्रबल होता है। तो आप यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर H+ जोड़ दूं, क्लियर? H+ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये ROH बन जाएगा। यहाँ मैं जोड़ दूं H+ तो ये H2O बन जाएगा। मैं यहाँ जोड़ दूं H+ तो ये आपके CH3COOH बन जाएगा। और मैं यहाँ पर जोड़ दूं C6H5O माइनस तो यहाँ पे मैंने H+ जोड़ दिया तो C6H5OH बन जाएगा। तो ये जो अम्ल बने, इन अम्लों की अम्लीयता क्या होगी? ये तो अम्ल है और ये क्षार है। तो पहले आप अम्लीयता का क्रम जमा लीजिए। अम्लीयता किसकी ज्यादा होगी? तो सबसे अधिक अम्लीय होगा ये, तो CH3COOH की अम्लीयता सर्वाधिक होगी। उससे कम जो होगी वो फिनॉल की होगी C6H5 और OH। उससे कम जो होगी वो वाटर की होगी और सबसे कम जो होगी वो अल्कोहल की होगी। जब अम्लीयता में अल्कोहल सबसे दुर्बल अम्ल है तो इसका जो क्षार होगा वो क्षार सबसे प्रबल होगा। तो क्षारीयता जो CH3COOH वाले की है, ये सबसे प्रबल अम्ल है तो इसका क्षार सबसे दुर्बल होगा। तो इसकी जो नाभिक स्नेहिता होगी वो सबसे दुर्बल होगी। क्षारीयता यहाँ हम कहते हैं यहाँ पर नाभिक स्नेहिता जो होगी वो सबसे दुर्बल होगी। फिर यहाँ पे अपन बात करें इससे दुर्बल कौन है? C6H5OH। तो इसका जो ऋणायन होगा उसकी क्षारीयता इससे थोड़ी ज्यादा होगी। इससे दुर्बल अम्ल कौन है? जल। तो जल का ऋणायन कौन है? OH माइनस तो उसकी क्षारीयता और ज्यादा होगी। और सबसे दुर्बल अम्ल कौन है? आपका ROH। तो यहाँ पर ROH वाले ऋणायन की क्षारीयता सबसे कम होगी, सबसे अधिक होगी। क्लियर? तो ये है क्षारीयता का क्रम। RO माइनस की क्षारीयता सर्वाधिक है तो RO माइनस जो है वो प्रबल नाभिक स्नेही है, फिर OH माइनस, फिर C6H5O माइनस और फिर CH3COOH माइनस आएगा। क्लियर? तो ये देखिएगा आपके, ये तो आगे आपके क्षारीयता का और अम्लीयता का कंसेप्ट। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया सपोज दैट F माइनस लिया, Cl माइनस लिया, Br माइनस लिया और I माइनस लिया। अब इनमें बताना है कौन प्रबल नाभिक स्नेहिता है सबसे ज्यादा किसकी होगी। क्लियर? मतलब प्रबल नाभिक स्नेही इनमें से कौन होगा। तो इन सब में क्षारीयता देखनी है आपको। तो यहाँ पे H+ जोड़ दीजिए आप। H+ जोड़ेंगे तो ये HF बनेगा, यहाँ HCl बनेगा, यहाँ पर HBr बनेगा और यहाँ पर HI बनेगा। तो प्रबल अम्ल कौन सा है? HI है। तो क्षारीयता सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो सबसे दुर्बल अम्ल है उसका क्षार प्रबल होगा और जो सबसे प्रबल अम्ल है उसका क्षार सबसे दुर्बल होगा। तो क्षारीयता जो सबसे ज्यादा है वो F माइनस की है और इसे ही हम कहते हैं नाभिक स्नेहिता। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक स्नेहिता। तो सबसे ज्यादा जो नाभिक स्नेहिता होगी वो F माइनस की होगी। किसकी होगी? आपके F माइनस की होगी। क्लियर? ये कंप्लीट है। अब देखिए आप यहाँ पर, अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है विलायक की प्रकृति। ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पर? ये तो क्लियर है ना भाई कि नाभिक स्नेहिता क्या है? क्षारीयता के समानुपाती है। अब यहाँ पे अपन नाभिक स्नेहिता की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ विलायक आ रहा है। क्या आ रहा है? विलायक आ रहा है।
तो हम चौथा पॉइंट बात करते हैं विलायक की प्रकृति। तो हम यहाँ पर विलायक दो प्रकार का ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक और एक ले रहे हैं ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। क्लियर? और नाभिक स्नेह की सांद्रता बढ़ती है तो SN2 अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। क्लियर? ये ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? जब नाभिक स्नेह की सांद्रता बढ़ती है तो SN2 अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। तो कन्फ्यूजन? तो आप यहाँ देखिएगा, जैसे अपन यहाँ बात करें विलायक की प्रकृति, तो ए आ गया आपके ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, मतलब ये वे विलायक हैं जो प्रोटॉन देते हैं और ध्रुवीय प्रकृति के हैं। जैसे जल हो गया आपके C2H5, OH हो गया, CH3, COOH हो गया, NH3 हो गया। ये सारे क्या है? आपके ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, मतलब ये प्रोटॉन देते हैं और ध्रुवीय प्रकृति के। क्लियर? तो जब इनमें हम देखें कि नाभिक स्नेहता कैसे प्रभावित होती है, वो देखिएगा। जब इन विलायकों में हम ऋणायन को डालते हैं तो ऋणायन को क्या करते हैं, ये विलायक का जो धनावेशित भाग है वो उस विलायक को चारों तरफ से घेर लेगा। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विलायकन। क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को? विलायकन कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऋणायन आएगा तो इस ऋणायन को ये चारों तरफ से घेर लेगा। HOH, इसका धनायन HOH, HOH, HOH और HOH और HOH, इसको चारों तरफ से घेर लिया तो ये विलायकन कहलाता है। क्लियर? और जिस ऋणायन का विलायकन जितना अधिक होगा, क्या कहा मैंने? जिस ऋणायन का विलायकन जितना अधिक होगा, मतलब जिस ऋणायन को विलायक जितना अधिक घेरेगा उस ऋणायन की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति उतनी कम होगी, और जितनी कम होगी उसकी नाभिक स्नेहिता भी उतनी ही कम होगी। क्लियर? अब हम जानते हैं कि विलायकन की जो प्रकृति होती है वो ऋणायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ऋणायन का आकार जितना छोटा होता है उसका विलायकन उतना अधिक होगा, और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होता है उसका विलायकन उतना कम होगा। तो विलायकन अधिक होने पर नाभिक स्नेहता घटती है। तो यहाँ पर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में छोटे आकार का जो ऋणायन होगा वो दुर्बल नाभिक स्नेही होगा, और जो बड़े आकार का ऋणायन होगा वो प्रबल नाभिक स्नेही होगा। क्यों? जब यहाँ पर ये बड़ा आकार आ जाएगा I-, तो इसका विलायकन प्रॉपर वे में नहीं होगा ना भाई, इतना नहीं ढकाना है इसको जितना यहाँ पे ढक रहे हैं। और जब यहाँ पर ये इतना नहीं ढका तो यहाँ पर ये विलायकन प्रॉपर वे में नहीं हुआ, पूर्णतः नहीं हुआ, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जबकि यह विलायकन बहुत अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने में इसकी दिक्कत आएगी। तो जिस ऋणायन का विलायकन जितना अधिक होता है उसकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति उतनी कम होती है, मतलब उसकी नाभिक स्नेहिता उतनी कम होती है। और विलायकन जो होता है वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब छोटे आकार का ऋणायन का विलायकन अधिक होगा और बड़े आकार के ऋणायन का विलायकन कम होगा। तो जो नाभिक स्नेहिता होगी वो नाभिक स्नेहिता छोटे आकार वाले की कम होगी, ऐसे F-, Cl-, Br- और I-, और बड़े वाले की ज्यादा होगी इस विलायक की प्रेजेंस में। इससे पहले अपन ने पढ़ा था तो उल्टा था, नाभिक स्नेहिता F- की ज्यादा थी, Cl- की कम थी और I- की सबसे कम थी। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में जो नाभिक स्नेहिता होती है वो ऋण आयन के आकार के समानुपाती होती है। क्या कहा मैंने? नाभिक स्नेहिता और ऋण आयन के आकार के समानुपाती होती है, और विलायकन जो होता है वो ऋण आयन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? अपन हम यहाँ बात करें इनके ऋणायनों के आकार का क्रम क्या होगा नाभिक स्नेहिता का, तो नाभिक स्नेहिता का जो क्रम है वो सबसे ज्यादा तो हो गया SH- का, फिर हो गया CN- का, फिर हो गया I- का, फिर हो गया OH- का, फिर हो गया N3-। N3- का बोलते हैं अपन एजाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। फिर हो गया आपके Br- का, किसका हो गया? Br- का, और फिर हो गया आपके CH3,
COO माइनस का, और फिर हो गया आपके Cl माइनस का, और फिर हो गया आपके F माइनस की नाभिक स्नेहिता, और सबसे कम नाभिक स्नेहिता होगी H माइनस की। क्यों? इसका आकार सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है तो इसका विलायकन ज्यादा होगा, और विलायकन ज्यादा होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी, तो नाभिक स्नेहिता कम होगी। क्लियर? अपन यहाँ पे देखें, ये तो आ गया ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। क्लियर? अभी बताइए कौन से मेसन 1 होगा, कौन से मेसन 2 होगा। अब सेकंड हम ले लें ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। सेकंड क्या ले लें अपन यहाँ पर, विलायक कैसा है, ध्रुवीय अप्रोटिक है, मतलब ध्रुवीय तो है लेकिन ये अप्रोटिक विलायक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। तो हम यहाँ पे बात करें ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक की, तो ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक कैसा होता है वो आप देखिएगा। ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक मतलब ये, इनमें ध्रुवीय समूह तो होगा लेकिन ये प्रोटॉन नहीं देंगे, तो कहलाते हैं आपके ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। जैसे एसीटोन, एसीटोन में क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो और CH3, एसीटोन हो गया। DMF हो गया, DMSO हो गया, DMA हो गया, और HMPA हो गया। ये सारे विलायक कहलाते हैं ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। तो DMF का मतलब होता है डाईमेथिल फॉर्मामाइड। तो डाईमेथिल फॉर्मामाइड क्या होगा आपके, ये हो गया डाईमेथिल फॉर्मामाइड, डाईमेथिल है फॉर्मामाइड है, ये हो गया DMF। और फिर होता है DMSO, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड, तो ये हो गया डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। फिर होता है DMA, डाईमेथिल एसीटामाइड, और एसीटामाइड है तो C डबल बॉन्ड O N और CH3 और CH3, ये हो गया आपके DMA, डाईमेथिल एसीटामाइड। फिर अपन बात करते हैं HMPA, हेक्सामेथिल फॉस्फामाइड। तो हेक्सामेथिल फॉस्फामाइड में क्या होगा, P डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे जुड़ेगा आपके CH3 N CH3 और CH3 और N CH3 और CH3। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये इनका ध्रुवीय समूह है CO, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ SO और यहाँ PO। इसमें ऑक्सीजन पर तो ऋणावेश है, कार्बन पर धनावेश है, यहाँ धनावेश या ऋणावेश, यहाँ सल्फर पर धनावेश है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, यहाँ कार्बन पर धनावेश है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, यहाँ फास्फोरस पर धनावेश है और ऑक्सीजन पर ऋणावेश है। तो बेटा जी हो, आप यहाँ देखेंगे कि कैसे आएगा, तो वो देखिएगा भाई, आपके जो ऋणायन होगा, यहाँ पे जैसे NaCl ले लिया आपने, तो NaCl क्या दे रहा है, एक तो Na प्लस दे रहा है और एक Cl माइनस दे रहा है। तो Na प्लस को ढकेगा ऋणायन, तो ऋणायन तो मुक्त है इसका, इसको ढक लेगा। तो धनायन का तो विलायकन हो गया, और धनायन मेरा नाभिक स्नेही नहीं है, मेरा नाभिक स्नेही कौन है, ऋणायन है। और ऋणायन को कौन ढकेगा, इसका धनाभिक इस बात C+, लेकिन C+ के दोनों ओर बड़े आकार के समूह जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, बड़े आकार के समूह जुड़े हुए हैं। और जब बड़े आकार के समूह जुड़े हुए हैं तो ये C+ यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं ना भाई, तो C+ इसका अच्छे ढंग से विलायकन नहीं करेगा। क्यों? इन सभी का जो धनावेशित भाग है वो बड़े आकार के समूहों से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। क्लियर? और बड़े आकार के समूहों से घिरा हुआ है तो ये ऋणायन का ठीक ढंग से विलायकन नहीं करता, और जब ऋणायन का विलायकन नहीं करता तो ऋणायन फिर अपनी नाभिक स्नेहिता को मुक्त अवस्था में प्रदर्शित करेगा। तो फिर ऋणायन की जो नाभिक स्नेहिता होगी वो उसकी क्षारीयता के समानुपाती होगी। तो इन विलायकों की उपस्थिति में जो ऋणायन की नाभिक स्नेहिता होती है वो छोटे आकार का ऋणायन अधिक प्रबल होता है, नाभिक स्नेही होता है बजाय बड़े आकार का। क्यों? जब यहाँ पे विलायकन ही नहीं हो रहा तो नाभिक स्नेहिता फिर क्षारीयता के समानुपाती होगी। क्लियर? ये है आपके विलायक की प्रकृति। तो जब वहां पे ध्रुवीय प्रोटिक विलायक था तो नाभिक स्नेहिता क्रम उल्टा था, बड़े आकार का नाभिक स्नेही, अच्छा नाभिक स्नेही था। और जब यहाँ पर ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक है तो यहाँ पर नाभिक स्नेहिता क्रम उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऋणायन का
विलायकन ही नहीं हो रहा, और जब ऋणायन का विलायकन नहीं हो रहा तो यहाँ छोटे आकार का ऋणायन प्रबल नाभिक नहीं होगा बजाय बड़े आकार के। और इन विलायकों की उपस्थिति में जो नाभिक स्नेहिता होती है वो नाभिक स्नेही की क्षारीयता के समानुपाती होगी। कोई कंफ्यूजन? तो जब यहाँ पे आपको दो तरह के विलायक दे दिए, मान लो ये विलायक दे दिए एसीटोन, वहां एरो पे लिखा हुआ है तीर पे एसीटोन, DMF, DMSO, DMA, HMPA। तो जब ये ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक है तो इनमें SN2 अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? ज्यादा SN2 होगी बजाय SN1 के। लेकिन जब आपने वो पहला वाला लिया था ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, जब आपके विलायक ये वाले आते हैं, कौन से? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, जैसे जल ले लिया विलायक के रूप में, आपने C2H5OH ले लिया, आपने एसिटिक एसिड ले लिया, आपने अमोनिया ले लिया। जब ये विलायक आएंगे तो इनकी उपस्थिति में SN1 अभिक्रिया मोर फेवरेबल होगी, मतलब अधिक मात्रा में होगी। तो यहाँ पे विलायक को देखते ही, जब आप इन विलायकों को देख रहे हो, क्लियर, इन विलायकों को देख रहे हो तो इनको देखते ही आप क्या कहोगे? SN2 अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? SN2। और जब आप इन विलायकों को देख रहे हो तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? SN1 अभिक्रिया आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? SN1। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। ये क्लियर हुआ आपके SN1 और SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये चार कारक थे। पहला कारक था एल्किल हैलाइडों की प्रकृति। तो प्रकृति में आपने कहा अगर 1 डिग्री है तो SN2, 3 डिग्री है तो SN1, 2 डिग्री है तो विलायक ध्रुवीय है तो SN1 और अध्रुवीय है तो SN2। क्लियर? या ध्रुवीय अप्रोटिक है तो SN2। क्लियर? बेंजिलिक हैलाइड है तो SN2 करनी है, एलिलिक हैलाइड है तो SN2 करनी है। नाभिक स्नेह की सांद्रता बढ़ाते हैं, SN1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन SN2 की दर बढ़ जाएगी। क्लियर? नाभिक स्नेही की तीव्रता बढ़ाते हैं, प्रकृति को बढ़ाते हैं, तो वहां पर SN2 अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, SN1 की नहीं बढ़ेगी। फिर आपके आया विलायक का प्रभाव। तो विलायक यदि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है तो आपको SN1 देनी है, और ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक है तो आपको SN2 देनी है। ये है आपके SN1 व SN2 अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। कोई कंफ्यूजन? चलिए